नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने स्वच्छता दीदियों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं की महिला हितग्राहियों को सम्मानित किया। इस दौरान राज्य के नगरीय निकायों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्वच्छता लीग का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं को भी प्रोत्साहन राशि और चेक वितरित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। आज हमने सम्मानित किया उन स्वच्छता दीदियों को जिन 6 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। ऐसे निकायों की स्वच्छता दीदियों को, ऐसी 3 प्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने स्वच्छता दीदियों ने अपना प्रधानमंत्री आवास पूरा किया, उन्हें सम्मानित करके मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना के तहत सम्मान राशि 32,850 रुपये सम्मान के साथ दिया। हमने सम्मानित किया प्रतिनिधि के रूप में जिन्हें राष्ट्रपति जी के आतिथ्य पाने का अवसर मिला। ऐसे विविध क्षेत्रों के काम करने वाली स्वच्छता दीदियों को आज हमने सम्मानित किया है। निश्चित रूप से हमारे राज्य में साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन बहनों ने आवेदन किया था उन्हें वो राशि प्रदान की गई स्वनिधि योजना की। ये वास्तव में स्वच्छता दीदियां जो 9,750 की संख्या में हमारे शहरों में काम कर रही है, स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग योजनाओं में काम कर रही है, उन सबको सम्मानित करने का आज का कार्यक्रम रहा है। मैं सभी स्वच्छता दीदियों को, समूह की सभी बहनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारी नारी शक्ति को आत्मनिर्भर करने, सशक्त करने का ये अभियान चल रहा है और आज के इस अवसर पर उन्हीं सब बहनों का सम्मान हुआ है। सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए इस बार 2 महिला प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम को रिटर्निंग अफसर ने सांसद चुने जाने का प्रमाण पत्र सौंपा। दोनों दलों ने एक उम्मीदवार उतारे थे, इसलिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने लक्ष्मी वर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनका चयन संगठन के जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रति केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास का प्रतीक है। वहीं दोनों दलों के नेताओं ने जीत के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी ने। और आज उन्होंने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। आज उनका निर्वाचन संपूर्ण हुआ है और उच्च सदन के लिए वे आज चुनी गई हैं। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या जनप्रतिनिधि की दृष्टि से भी। जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश के उपाध्यक्ष का दायित्व रहा है, विभिन्न दायित्वों में रहे, महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। इस नाते उनको सभी प्रकार का अनुभव राजनीति क्षेत्र का है और बिल्कुल बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब वो उच्च सदन में छत्तीसगढ़ के जो विषय है निश्चित रूप से उनके माध्यम से और उनके द्वारा छत्तीसगढ़, क्योंकि वे बहुत ही अच्छे से छत्तीसगढ़ को समझती हैं, छत्तीसगढ़ की जो विशेषताएं हैं, छत्तीसगढ़ के स्वभाव को, यहाँ के लोगों से बातचीत, परंपरा सभी को वो जानती हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन बिलासपुर जिले में धान उठाव को लेकर
बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिले के विभिन्न खरीदी केंद्रों और गोदामों में करीब 2,25,000 क्विंटल धान अब भी पड़ा हुआ है। सरकार ने 28 फरवरी तक उठाव पूरा होने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है। सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का कहना है कि धान का डीओ कटने के बाद अब भी उठाव नहीं हो रहा, जिससे धान खराब होने और शॉर्टेज का खतरा बढ़ गया है। समितियों ने चेतावनी दी है कि एक सप्ताह में उठाव शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। धान उठाव की स्थिति कहने के हिसाब से संतोषजनक नहीं है। जिस प्रकार से हमको आश्वासन दिया गया था कि 28 फरवरी तक बिलासपुर जिला में संपूर्ण उठाव हो जाएगा, डीओ तो पूरा कट चुका है। अधिकारियों का सहयोग ठीक रहा है, लेकिन मिलरों का सहयोग हमको प्राप्त नहीं हुआ। कुछ मिलर ऐसे हैं जो डीओ कटा हुआ है, फ़ोन लगाओ तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, और फ़ोन उठाने के बाद ले दे के यदि फ़ोन उठाते हैं तो कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं करके टाल मटोल करते रहते हैं। अभी बिलासपुर ज़िला में लगभग 2,25,000 क्विंटल के आसपास धान जो है उठाव हेतु शेष है। कुछ उपार्जन केंद्र ही ऐसा है जिसमें जीरो हो गया है, और कहीं 20 क्विंटल भी बचा है, और कहीं 21,000 क्विंटल भी धान हमारे बिलासपुर ज़िला में है। तो इस प्रकार से गतौरा जो है सबसे टॉप में है, अभी सोन में भी वैसी है। तो हम आज व्यक्तिगत अधिकारियों से मिल करके, जैसे उनका सहयोग अभी तक प्राप्त हुआ है, वैसे ही अंतिम सहयोग के लिए उनसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया है, और वैसे ही आप मिलरों को सूचनार्थ आपके द्वारा हो जाए ताकि हमारा धान जो है जल्दी उठा हो जाए, क्योंकि इतना शार्टेज आ रहा है। प्रति गाड़ी हम शार्टेज दे रहे हैं 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, कहीं कहीं 10 क्विंटल प्रति गाड़ी में। तो उस स्थिति में हमको जीरो शार्टेज देना जो है हमारे समिति के हित के लिए उचित नहीं है। तो हम आप लोगों के माध्यम से हमारे अधिकारियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी जो है जैसा सहयोग अभी तक किए हैं, तो धान उठाने में भी हम सबको सहयोग प्रदान करें। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने अधिकारियों से, जिले में भी बचा है 2,25,000 क्विंटल, और सबसे अधिक धान जो है गतौरा में 21,000 क्विंटल प्लस धान जो है गतौरा में अभी बाकी है। तो ऐसी स्थिति में बिलासपुर ज़िला में सभी केंद्र में जीरो शार्टेज हो जाए, ऐसा हमको नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारियों का अंतिम सहयोग, जो अभी तक सहयोग मिला है उनका, अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी जाते हैं तो मिलरों से बात करते हैं, और कुछ मिलर जो है अभी हाँ बोलते हैं लेकिन उठा भी नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति है, और उसी का परिणाम है कि मिलरों का जैसे डीओ कटा है तो उनके कान में जू भी नहीं रेंग रहे हैं। ये विडंबना की बात है। डीओ कट चुका है, डीओ पूरा कट चुका है, पूरा डीओ कट चुका है। उठाव में मिलरों के सुस्ती के कारण अब उनकी क्या परेशानी है हम नहीं जानते। बिलासपुर में संभाग स्तरीय महाजन सुनवाई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 159 मामलों का निराकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 8 से 13 मार्च तक प्रदेश भर में महाजन सुनवाई अभियान चलाया जा रहा है। आयोग के अनुसार इन दिनों सबसे अधिक शिकायतें प्रेम विवाह से जुड़े विवादों की आ रही है, जो कुल मामलों का करीब 65% है। आयोग का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें न्याय दिलाना है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने हम सभी महिला आयोगों से बात की थी और कहा था कि 8 मार्च से महिला दिवस के रूप में नहीं, सप्ताह के रूप में मनाया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और इसलिए महिलाओं को त्वरित न्याय देने के लिए ये इस कार्यक्रम को किया गया हमारे साथ। 8 मार्च से इसकी शुरुआत होनी थी और लॉन्चिंग हुई। 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमने। 8 तारीख को सभी जगह जिलों में, संभागों में समाचार प्रकाशित हुआ है, और 9 तारीख को सरगुजा में हुआ। आज बिलासपुर में है, कल 11 तारीख दुर्ग में, 12 तारीख रायपुर में और 13 तारीख बस्तर। मतलब 5 दिन में पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का 5 संभागों में महाजन सुनवाई है। तो कल हमारे 101 मामले थे, आज लगभग 159 मामले हैं, कल भी लगभग 150 के मामले हैं, और सबसे ज़्यादा रायपुर में 292 मामले अभी तक के लिस्टेड हुए हैं।
राजधानी रायपुर में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई तेलीबांधा थाना क्षेत्र में की गई। आरोपियों के कब्जे से 6.140 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक्टिवा स्कूटी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 3.57 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार महिला की पहचान माधुरी जैन उर्फ डॉली के रूप में हुई है, जो हिस्ट्री सीटर उदय जैन की पत्नी है। दूसरा आरोपी कृष्ण साहू सन्यासी पारा का निवासी है। कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। ये तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को ये सूचना मिली थी कि आरंग से एक गांजा का परिवहन होने वाला है और संभवतः जो एक्टिवा में इसका परिवहन होने वाला है। सूचना पर थाना तेलीबांधा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पे घेराबंदी किया था। तो तेलीबांधा थाना क्षेत्र में रोड पर एक कार शोरूम के सामने में उनको जब एक एक्टिवा में 2 संदिग्ध व्यक्ति आते मिले तो उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया। प्रारंभ में तो ये भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके से इनको रोका गया। रोकने पर पूछताछ में एक जो उसमें महिला थी, उस महिला ने अपना नाम माधुरी जैन बताया और उसके साथ जो एक अन्य व्यक्ति था उसने अपना नाम कृष्ण कुमार साहू बताया। और एक्टिवा वाहन की तलाशी में लगभग 6 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें थाना तेलीबांधा में एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की जा रही है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसमें आगे के सोर्स मतलब इनके पूरे नेटवर्क के बारे में हम पतासाजी कर रहे हैं और विवेचना जारी है। बिलासपुर में सेंट्रल जेल परिसर के भीतर चाकू से हमला करने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी क्षेत्र के 2 युवक अपने दोस्त से मिलने जेल पहुंचे थे। इसी दौरान अंकुश यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि गाली गलौज के बाद चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद जेल कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों युवकों को बचा लिया। पीड़ितों की शिकायत पर सिविल लाइन में आवेदन देकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। निकला मैं 2 शनिवार को अंदर हुए मोहल्ले में रहता है, अभिषेक यादव करके है। तो मैं मेरे भाई अनिकेत हम लोग गए थे वहाँ का मुलाकात करने जेल कक्ष में। तो 1 बजे करीबन हम लोग वहीं गए थे, जो समय हो गया था तो रुके थे। तो थोड़ी देर बाद अंकुश यादव लोग आते हैं, 7-8 लोग मुंह बांध उन के धार चाकू रख के अपन यहाँ गने खड़े थे और जेल गेट के पास वो लोग आए हैं हम लोग के पास में और गाली उली बका है। मेरे को ऐसा पीछे सामान उमान निकाला है, गाली बका है माँ बहन की, तू बाहर निकल तेरे को मारूंगा बोल के जान से मारने की धमकी दिया। तो हम लोग बोले ऐसे कैसे मार देगा बोल के अपन भी बहस उसके। उस समय उस दौरान पुलिस प्रभारी लोग वहाँ के जेल के कर्मचारी लोग उन लोग चिल्लाए उल्लाए हैं तो भगे हैं उन लोग वहाँ से, जिसमें अंकुश यादव था, राहुल गोस्वामी था, लक्ष्य करके है कोई लक्ष्य वो भी था और करण गिरी था और सोनू गोस्वामी करके इन लोग थे। बाकी लोग मुंह बांधे थे और इसको ये लोग क्या पुरानी रंजिश है क्या आप लोग? इन लोग अपने आप को ब्लेड वेड मार के बिन मतलब में हम लोग को फंसा देते हैं सर। और हर बार की घटना है, जैसे कि पिछले साल हिंदू मुस्लिम करके भी हम लोग को बहुत सारे लोगों को फंसा दिए थे, 7-8 लोगों को हम लोग को बिन मतलब में अपने आप को ब्लेड मारते हैं इन लोग और नशा वशा करते हैं, हम लोग को फंसा देते हैं और पैसा का मांग करते हैं हम लोग से कॉम्प्रो करने के लिए बार बार। और इसको जाति विवाद का बेफालतू का जो सतनामी चमार है क्या क्या इसको गाली बकरे थे। मेरे साथ मेरा भाई था तो अनिकेत ने डाला इसको। बिन मतलब में हर समय हिंदू मुस्लिम करने का धमकी देते रहते हैं, अपने आप को मारने का धमकी देते हैं। बहुत बार हो चुका है सारे घटना, 3-4 बार हो चुका है हम लोग के साथ। कल को अपने आप को कुछ कर लेंगे उन लोग, फिर अभी जेल के बाहर आए थे फिर बोल के गए अपने आप को मारेंगे और हम लोग के नाम से रिपोर्ट लिखाएंगे। तो ऐसा हर बार थोड़ी ना चलते रहेगा सर। अभी थाने आते क्या बोले आपको? अभी थाने आए तो आवेदन लिए हैं, आवेदन हम लोग लिख के दिए हैं और हम लोग चाहते हैं कि कहीं से कहीं कार्रवाई हो उन लोगों के ऊपर। ठीक है, अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान, पिता मोहम्मद इकबाल। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम खेती का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की खेती पकड़े जाने से उठे सियासी तूफान के बीच अब सरगुजा संभाग के बलरामपुर रामानुजगंज जिले से दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरी के घोपरा पारा में करीब 6.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ है, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। खेत से जुड़े एक भूमि स्वामी और वहां काम कर रहे 2 मजदूरों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। खेत में लगे अफीम के पौधों और फूलों से नमूने लेकर उन्हें साक्ष्य के तौर पर जब्त किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कुसमी एसडीओपी आशीष कुंजाम और एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने खेत का सीमांकन शुरू कर दिया है और पूरी जमीन का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। क्या नाम है? फेकुंदर रामनाग, ग्राम पंचायत त्रिपुरी। क्या है आप यहाँ? यहाँ सरपंच हूँ। तो आपको इस खेती का कोई जानकारी था? जानकारी मेरे को पहले से नहीं था, जैसे जानकारी मिला मैं
कब जानकारी हुआ था? मेरे को जानकारी जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे आप, इसका सूचना दिए थे? सूचना फ़ोन के माध्यम से आगे सूचना किए थे। किसको दिए थे सूचना? संबंधित थाने पुलिस विभाग को। तो संबंधित थाना में कुसमी थाना पड़ता है, पड़ता है। तो कैसे सूचना दिए थे? व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप में दिए थे? क्या प्रतिक्रिया मिला था? देख के बताएंगे बोल रहे थे। हैं? देख के कार्रवाई करेंगे बोले थे। उसके बाद दोबारा कोई शिकायत और की है? उसके बाद दोबारा शिकायत और नहीं किया था। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उस समय तक? उस समय तक कार्रवाई फिलहाल तो नहीं हुआ था। तो किसको फ़ोन किए थे कुसमी थाना में? उसी थाना में एक देवचंद नाम का उसको फ़ोन किए थे। तो देवचंद क्या है थाना में वहाँ? मुंशी के साथ दोबारा वो आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी दोबारा अपडेट दिए? नहीं बताया? जानकारी मांग रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको। तो पूरा चीज़ दिए थे, बताए थे? मेरे को जानकारी अभाव से नहीं दे पाया था मैं भी। ये लोग कहाँ के थे जानकारी नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन का टीम जनवरी में हमें आप शिकायत किए थे, तो कोई आया था क्या यहाँ पे? बीच में मेरे को तो बिना सूचना किए कोई आए तो होंगे, लेकिन मेरे को बिना सूचना किए तो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम खेती मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। मुख्य आरोपी भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के बड़े भाई ब्रिजेश ताम्रकार की अवैध दुकान को तहसीलदार के नेतृत्व में ढहा दिया गया। इससे पहले पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के मामले में विनायक ताम्रकार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। खेत से करीब 7 करोड़ रुपए की अधिक कीमत के अफीम के पौधे भी जब्त किए गए हैं। मामले में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। 78 लगभग 32 डिसमिल जगह पर अतिक्रामक ब्रिजेश ताम्रकार के द्वारा पक्का एक रूम निर्माण करके प्रोफाइल शीट से घेरा करके तथा सीमेंट पोल से तार घेरा करके अतिक्रमण किया गया था, जिस पर न्यायालयीन आदेश के तहत आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गोपी टॉकीज के सामने स्थित सेल स्पॉट मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा और 16 आईफोन मोबाइल तथा 30,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 13,39,000 रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलने पर रायगढ़ पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर संदिग्ध की तस्वीरें जारी कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बीती रात को गोपी टॉकीज के सामने सेल्स स्पॉट नामक मोबाइल शॉप से 16 नग एप्पल का मोबाइल और 30,000 रुपया नगद चोरी का मामला सामने आया, जिसमें संबंधित धारा का प्राप्त करके विवेचना में लिया गया है। और विवेचना के दौरान पुलिस को सीसीटीवी मिला है, जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा है, संभवतः वो चोरी है और इसे मीडिया के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति को भी ये व्यक्ति के बारे में पता चलता है वो कृपया करके पुलिस को, कोतवाली पुलिस को सूचना दे और उसकी जो व्यक्ति सूचना देगा उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में इस बार सरकारी विज्ञापनों को लेकर बड़ा मुद्दा गूंजा। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला ने सदन में सवाल उठाते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा कुछ खास प्रकाशनों को दिए गए सरकारी विज्ञापनों की जानकारी मांगी। उन्होंने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगजीन को जारी किए गए विज्ञापनों और उनकी कुल राशि का ब्यौरा पूछा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 वर्षों में नेशनल हेराल्ड को कुल 4 करोड़ 24 लाख रुपए की सरकारी विज्ञापन दिए गए हैं। वहीं संडे नवजीवन को लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपए की विज्ञापन राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इसी अवधि में नवसृजन मैगजीन को कोई भी सरकारी विज्ञापन राशि जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि 2024-25 और 2025-26 में नेशनल हेराल्ड को किसी प्रकार का विज्ञापन भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विज्ञापन नियमावली 2019 के तहत जारी किए गए हैं और प्रति पृष्ठ लगभग 8 लाख रुपए की दर से विज्ञापन दिए जाते हैं। वहीं पूरक प्रश्न के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने भी मुद्दा उठाते हुए पूछा कि क्या किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े प्रकाशनों को सरकारी विज्ञापन देना उचित है और यह किस नीति के तहत जारी किए गए। विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और सभी विज्ञापन निर्धारित नियमों और सरकारी विज्ञापन नीति के तहत ही जारी किए जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में राजनीतिक विचारों को केंद्र रखते हुए चलने वाली पत्रिका, जिसका डिजिटल एडिशन नेशनल हेराल्ड के नाम से जाना जाता है, मेरे प्रश्न पर लिपिकी त्रुटि हो गई है। मैं आग्रह आपके माध्यम से करूंगा उसको सुधारें। संडे नवजीवन भी एक उसकी हिंदी एडिशन है और पिछली सरकार में इसको 4 करोड़ 24 लाख रुपया
डिजिटल एडिशन के रूप में भुगतान किया गया। चूंकि त्रुटि हो गई थी तो संडे नवजीवन का विवरण नहीं आ पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि संडे नवजीवन को कितना भुगतान किया गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने संडे नवजीवन को जो भुगतान किया गया है उसकी जानकारी चाहिए है। संडे नवजीवन को वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक कुल 3,06,00,000 रुपए का विज्ञापन दिया गया, उतना भुगतान किया गया है। मैं आपके माध्यम से प्रश्न में पूछा था कि संबंधित दोनों मीडिया संस्थानों के स्वामी प्रबंधकर्ता यानी ओनर, ट्रस्ट और कंपनी कौन हैं, इसका विवरण के रूप में सिर्फ एक नाम मीडिया प्रबंधकर्ता के रूप में जवाब में आया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या शासन के पास संबंधित प्रकाशन के स्वामित्व, ट्रस्ट या उससे अन्य जानकारी उपलब्ध है क्या? अगर है तो वो दे दें। माननीय सभापति महोदय, ये दोनों अखबार के प्रबंधकर्ता तत्कालीन समय में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पवन बंसल हैं। बाकी ये दोनों पेपर किसके मुखपत्र हैं इसको पूरा देश जानता है। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूं कि इसका प्रकाशन 2008 से बंद हो चुका है। 2017 में इसके हिंदी एडिशन के रूप में साप्ताहिक अखबार चालू किया गया। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली संस्था एसोसिएट जनरल अपने कार्य में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया है कि कांग्रेस के नीतियों पर आधार पर प्रकाशन करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार राजनीतिक दलों के मुखपत्र को भी विज्ञापन जारी करती है क्या, या उसके कोई प्रावधान अलग से हैं तो बता दें। अब अपने समय में तो ऐसा है नहीं। सभापति महोदय, यहीं पर एक विषय है तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि संबंधित तत्कालीन समय में ऐसे समाचार पत्र जो किसी राजनीतिक दल की विचारों धाराओं पर आधारित प्रकाशन करते हैं उसको राशि आवंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे क्या? सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा, वरिष्ठ सदस्य बैठ के बोल रहे हैं और जिस संस्था का नाम ले रहे हैं, मैं चुनौती के साथ इस सदन पर कह रहा हूं कि वो किसी भी राजनीतिक दल का मुखपत्र नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल का मुखपत्र नहीं। लेकिन मेरे पास जो कागज है वो किसी एक राजनीतिक दल के संस्था के द्वारा प्रकाशित मुखपत्र है। प्रश्न करें। बिलासपुर जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। मार्च महीने में ही भूजल स्तर तेजी से गिरकर 30 से 50 फीट नीचे पहुंच गया। खासकर बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक के कई गांवों में नलकूप सूखने लगे हैं और कई जगहों पर बोरवेल से मटमैला पानी निकल रहा है। बेधड़क ट्यूबवेल उत्खनन गर्मी में धान की खेती और डबल फसल लेने की प्रवृत्ति को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर देने की बात कही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि पानी बचाने के लिए ठोस योजना बनाई जाएगी। क्योंकि वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो ट्यूबवेल खोदे जाने मात्र से उसमें पानी आएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि नीचे सोर्स में पानी रहेगा तो ट्यूबवेल से पानी आएगा। पिछले साल का यहाँ का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ट्यूबवेल गर्मी में खोदे गए थे, उसमें अधिकांश फेल हुए थे। तो अल्टीमेटली इस समस्या का समाधान जब तक कि हम अपने वाटर रिसोर्सेस को रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसके लिए हमें बढ़िया प्लांटेशन करना होगा, बढ़िया वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, कच्चा नाला बंधान वगैरह भी बनाने होंगे। अभी VOI टेक्निक जिसे हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में कुछ स्वीकृति हम लोग करने जा रहे हैं ताकि बरसात के पानी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।